चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं, जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग-अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है, उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। ध्यान देने योग्य यह बात भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान यानी कि आयतन घेरती हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंचतत्व कहा गया। ये पंचतत्व हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार इन्हीं पंचतत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हों या निर्जीव। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थों के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थीं। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की सतत होते हैं, लकड़ी के टुकड़ों की तरह, मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, इस तरह से ये लेयर वाइज। परंतु अन्य विचारधारा का मानना यह था कि पदार्थ रेत की तरह कि कणों से मिलकर बने होते हैं। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में ये निर्णय करते हैं कि ये सतत हैं या फिर कणों से मिलकर के बने हुए हैं। क्रियाकलाप 1.1। एक 100 ml का बीकर लें। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दें। इस तरह का आप जग लीजिए। यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ तक आपने पानी लिया तो यहाँ तक निशान लगा दीजिए। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में, ये कुछ नमक या चीनी आपने घोल रखी होगी इसके अंदर, इस तरीके से ये आपकी कांच की छड़ हो जाएगी ये, और इससे घोल दें। जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ? ये कहाँ गायब हो गए? क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई है, जैसा कि चित्र 1.1 में दिखाया गया है। ये रहा आपका चित्र 1.1। इसमें आपने नमक मिलाया है। नमक मिलाने के बाद उसको हिलाया है। यहाँ पर पहले जल था, जल के बाद आपने उसमें नमक डाला, नमक डालने के बाद उसको हिलाया। जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। इसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक बीकर है आपके पास, ये एक बीकर है। इसमें ये वाटर 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 के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा, इनमें इन जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें थोड़ी थोड़ी जगह बच जाती है। इनमें छोटी छोटी जो जगह बच जाती है, जब आप चीनी के या नमक के, जब आप उसमें पार्टिकल्स डालेंगे, चीनी नमक डालेंगे, तो उसकी जो खाली जगह होती है उसमें इस तरह से उसके पार्टिकल घुल जाएंगे। इसीलिए चीनी और नमक पानी में इस तरह से कुछ घुल जाती है। पदार्थ के ये कण कितने छोटे हैं? क्रियाकलाप 1.2। पोटेशियम पर मैग्नेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 मिलीलीटर पानी में घोल लें। इस घोल में से लगभग 10 मिलीलीटर घोल निकालकर उसे 90 मिलीलीटर जल में मिला दें। फिर इस उपरोक्त जल में से 10 मिलीलीटर निकालकर उसे भी 90 मिलीलीटर जल में मिला दें।
इस प्रकार घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करते रहें। क्या जल अभी भी रंगीन है, कलर्ड है? इसके कहने का मतलब है कि आप पोटेशियम परमैंगनेट के 2-3 क्रिस्टल लें और उसको एक ये जैसे ये वाटर है, यहाँ पे आप देखिए, तो इसके वाटर में यहाँ ऐसे डाल दें। तो ये आपने क्रिस्टल यहाँ पर इसमें देखिए ये क्रिस्टल डाल रहे हैं पोटेशियम परमैंगनेट के। अब इसमें से क्या कर रहे हैं, इसमें से यहाँ पे आप देखिए कि इसमें से ये थोड़ा सा मतलब 10 मिलीलीटर घोल निकाल दे रहे हैं और 90 मिलीलीटर उसमें जल मिला दे रहे हैं। इसमें जल इसमें मिला रहे हैं तो टोटल 100 मिलीलीटर हो जा रहा है इसीलिए। फिर उसके बाद फिर इसमें से यही प्रोसेस दोबारा किया यहाँ पे फिर इसमें से 10 मिलीलीटर यहाँ से 10 मिलीलीटर निकाला और इसमें डाल दिया। वापस फिर 90 ml ऐड कर दिया, 90 ml ऐड कर दिया। फिर इसमें से 10 मिलीलीटर इसमें डाल दिया, 10 इसमें ऐड किया, ये मिक्सचर हो गया है। और ये आपका 90 ml वाटर ऐड कर दिया है, वाटर, ठीक है, वाटर ऐड कर दिया इसमें। अब देखिए ना रंग जो है धीरे धीरे हल्का होता जा रहा है। यहाँ से आप इसको देखिए, ये कलर आप देखेंगे तो यहाँ पर कलर पहले नॉर्मल वाटर था आपका, नॉर्मल वाटर से आपने मिलाया तो डार्क था, उसके बाद 90 मिलीलीटर हर बार पानी मिला रहे हैं तो जाहिर सी बात है कलर हल्का होता जाएगा। तो वही चीज़ प्रोसेस दे रखा है। अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का होता जाता है, फिर भी पानी रंगीन नज़र आता है। मतलब कह रहा है कि हर बार जब तनुकृत कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, तो जो सॉल्यूशन है, घोल का जो कलर है वो हल्का तो होता जा रहा है, लेकिन पानी उसके बाद भी कलर्ड नज़र आ रहा है, हल्का कलर उसमें बिल्कुल नज़र आ रहा है। इसका मतलब पदार्थ के कण आप मान के चलिए कि कितने छोटे होंगे कि उसमें इस तरह से घुल गए हैं कि कुछ ना कुछ कलर हमको दिख ही रहा है। यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा भी रंगीन हो जाती है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं। मतलब एक स्थिति ऐसी आएगी जब पोटेशियम परमैंगनेट की आप जो कण होते हैं उनको और विभाजित नहीं कर सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 मिलीलीटर डेटॉल से भी हम ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी उसकी महक हमें मिलती रहती है। मतलब आप घर पे इस तरह से कर सकते हैं कि एक बीकर लीजिए, उस बीकर में डेटॉल भर लीजिए, कुछ वाटर लीजिए 90 ml, उसमें 10 मिलीलीटर आप डेटॉल भर दीजिए। उसके बाद हर बार कुछ सॉल्यूशन में से मात्रा निकालिए, उसमें वाटर ऐड करते जाइए, हर बार वाटर ऐड करते जाइए। उसके बाद भी आप देखेंगे कि डेटॉल की कहीं ना कहीं स्मेल हमें मिलती रहेगी। पदार्थ के कण पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में नमक, शर्करा, डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में विभाजित हो गए थे। ये हमको पता था कि ये आप नमक लीजिए, शर्करा लीजिए, डेटॉल ले लीजिए, पोटेशियम परमैंगनेट ले लीजिए, इन सब के कण जब हमने पानी में डाले तो हमने देखा कि इन सभी के जो पार्टिकल्स थे, कण थे, ये पानी में पूरी तरह से घुल गए थे। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थान में समावेशित होते हैं। ये यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अभी मैंने ये वाला एग्जांपल आपको दिया था कि पानी के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें जब हम चीनी, शर्करा, पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं तो उसमें क्या होता है, वो पानी के बीच ही खाली जगह को ले लेते हैं। इस तरीके से देखिए, ये पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। क्रियाकलाप 1.3। अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है? अगर अगरबत्ती जला दें तो क्या होता है
क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती है? अपने प्रेक्षण को नोट करें। अगला क्रियाकलाप है 1.4। जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर ले लें। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली स्याही डाल दें और दूसरे में शहद डाल दें। इसको अपने घर में या कक्षा के एक कोने में रख दें और अपने प्रेक्षण को नोट करें। स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या घंटे लगते हैं? क्रियाकलाप 1.5। एक गिलास गर्म पानी से दूसरे ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालें, एक ओर रख दें और उसको हिलाएं नहीं। क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है? समय बीतने पर क्या होता है? इससे ठोस और द्रवों के कणों के बारे में क्या पता चलता है? क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है? क्यों और कैसे? उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों 1.3, 1.4, 1.5 से हमने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। निष्कर्ष क्या निकल के आया? पदार्थ के कण जो है निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति भी तेज हो जाती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। ये बताइए, अगर तापमान बढ़ाया तो कणों की गति तेज हुई। अगर कणों की गति तेज हुई तो गतिज ऊर्जा भी तेज होगी, वो भी बढ़ जाएगी साथ में। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः ही मिलना विसरण कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ये वाली लाइन कि दो विभिन्न पदार्थों का स्वतः ही मिलना विसरण कहलाता है। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण जो है तेज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्रियाकलाप 1.6। इस खेल को एक मैदान में खेलें। आगे बताए दिए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाएं। पहला समूह ईद मिश्रित नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ लें। दूसरा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना ले। तीसरा समूह केवल उंगली के सहारे से छूकर एक श्रृंखला बना ले। अब चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूह में बचने का प्रयास करे। किस समूह को तोड़ना आसान था और क्यों? यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक एक कण मान लें तो किस समूह में कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा है? डायग्राम दोबारा देखिए और इसमें देखिए कि इसमें से किसने एक दूसरे को बहुत अधिक से पकड़ रखा है। तो ये इसने इसको भी पकड़ के रखा हुआ है टाइट, इसने इसको भी पकड़ के रखा हुआ है। उसके अलावा इस लड़की को देखिए, इस वाली को और इस वाली को, इसने इसको पकड़ के रखा हुआ है, इसने इसको टाइट पकड़ के रखा हुआ है। यही क्रियाकलाप के बारे में बात हो रही है। क्रियाकलाप 1.7। एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबड़ बैंड लें। इन पर हथौड़ा मारकर, काटकर या खींचकर उसे भंगुर यानी कि पीसने का प्रयास करें। इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हुए हमको मिलते हैं? क्रियाकलाप 1.8। एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करें। क्या जल की सतह कटती है? जल की सतह ना कटने का कारण क्या है? उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। पदार्थ की अवस्थाएं। अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें। ये कितने प्रकार के हैं? हम पाते हैं कि पदार्थ अपने रूप में होते हैं।
ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। अब हम पदार्थ की 3 अवस्थाओं के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो पहला है ठोस अवस्था। इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार का रेखा चित्र बनाएं। क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है? इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या गिरने से क्या होता है? क्या इनका एक दूसरे में विसरण संभव है? विसरण क्या होता था, मैंने बताया था कि दो विभिन्न पदार्थ जब आकर के एक साथ मिल जाते हैं तो उसी चीज़ को क्या बोलते हैं? विसरण। बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें। क्या इनका संपीड़न संभव? संपीड़न होता है कंप्रेस करना, किसी वस्तु को दबाना प्रेशर के साथ। उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड़ितता होती है। बाहरी बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता है, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। आप पेंसिल ले लीजिए, आप कोई जूते का, चप्पल का कोई बॉक्स ही ले लीजिए, उसको क्या करिए, उसको दबाने का प्रयास कीजिए, वो टूट जाएगा, फट जाएगा, लेकिन उसका आकार नहीं बदलेगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रबड़ बैंड को क्या माना जाए? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस है? विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं। क्या ये ठोस होते हैं? स्पंज क्या है? यह ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है। क्यों? ये सभी ठोस ही हैं क्योंकि बाहरी बल लगाए जाने पर रबड़ बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है। चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में लें या किसी प्लेट या जार में रखें, इनकी क्रिस्टलों के आकार बदलते नहीं हैं। स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकल आती, जिसमें इसका संपीड़न संभव होता है। स्पंज मतलब क्या होता है? जो स्पंजी बॉल आपने देखी होगी, ये स्माइली वाली जो बॉल आती है, ये भी एक स्पंज बॉल होती है। तो स्पंज का मतलब उसी स्पंज से है। अगला है द्रव अवस्था। क्रियाकलाप 1.1। निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें। किन किन वस्तुओं को? जल, खाना, पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेय। विभिन्न आकार के बर्तन। प्रयोगशाला की एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 मिलीलीटर का निशान लगा दें। इन द्रवों को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा? किसी एक द्रव का 50 मिलीलीटर माप कर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें। क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है? क्या द्रवों का आकार एक समान रहता है? क्या द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर क्या यह आसानी से बहता है? परीक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो ये उसी का आकार ले लेते हैं। द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं है लेकिन तरल होते हैं। क्रियाकलाप 1.4 1.5 के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है। जो ठोस है और द्रव का विसरण द्रवों में ही संभव है। वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती हैं। जल में घुलने वाली गैसेस कौन सी होती हैं? ऑक्सीजन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं। ये क्वेश्चन भी आता है कि वाटर में यानी कि जल में घुलने वाली गैसेस कौन सी होती है? कि एक ऑक्सीजन होती है और एक कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जल में घुलनशील गैसेस होती हैं। जलीय जंतुओं तथा पौधों के लिए यह अनिवार्य होती है। सभी जीवधारू अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रवों के कणों में रिक्त स्थान भी ज़्यादा होता है।
कि जैसे मान लीजिए ये कोई सॉलिड बर्फ़ है तो इसके कणों के बीच स्थान इस तरीके से होगा, और मान लीजिए ये किसी बर्तन में लिक्विड है तो इसके कणों के बीच स्थान इस तरीके से होगा। इसीलिए इसमें विसरण ज़्यादा तेज होता है, इसमें विसरण ज़्यादा तेज होता है, इसमें कम होता है। ये आपका सॉलिड है, ये आपका लिक्विड है। गैसीय अवस्था। आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारे में हवा भरता है? उससे पता लगाएं कि एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरता है। उससे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस है। क्रियाकलाप 1.11। 100 ml की 3 सिरिंज लें और उसके सिरे को रबड़ के कॉर्क से बंद कर दें, जैसा कि चित्र 1.4 में दिखाया गया है। सभी सिरिंजों के पिस्टन को हटा लें। पहली सिरिंज में हवा रहने दें, दूसरे में जल और तीसरे में चॉक के टुकड़े भर दें। पिस्टन को वापस सिरिंज में लगाएं। सिरिंज के पिस्टन की गतिशीलता आसान करने के लिए उस पर थोड़ा वैसलीन लगा दें। अब पिस्टन को सिरिंज में डालकर संपीड़ित करने की कोशिश करें। कुछ इस तरह से। इस पे देखिए पिस्टन लगा हुआ है, इधर ये गैस है, ये रबड़ का कॉर्क लगा हुआ है, और इसमें जब आप पिस्टन को इस तरफ नीचे की तरफ जब आप प्रेस करेंगे तो क्या प्रोसेस होता है ये देखेंगे। तो कह रहा है कि जो पिस्टन है वो आसानी से अंदर चला गया। अपने परीक्षण से आपने क्या अनुमान लगाया? हमने देखा कि ठोस और द्रवों की तुलना में गैसों का जो कंप्रेशन होता है वो काफ़ी अधिक होता है। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में सीएनजी का प्रयोग होता है। सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है। संपीड़ितता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हमारे तक कैसे पहुंचती है? खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। ये गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना में ठोस और द्रवों के मिश्रण से करें। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत अधिक तेज होता है। अब यहाँ पर आप जो ये डायग्राम देख रहे हैं ये तीनों का, इसमें सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के बारे में है कि इसमें विसरण सबसे कम होता है, यानी कि सॉलिड से ज़्यादा विसरण द्रव में होता है, द्रव से ज़्यादा विसरण गैस में होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा किस में होता है? सबसे ज़्यादा हमारा होता है गैस में। ए, बी तथा सी पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के कणों का योजनाबद्ध आवर्धित चित्रण है। तीनों अवस्थाओं में कणों की गति को देखा जा सकता है और उनकी तुलना की जा सकती है। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? हम परीक्षण से जान सकते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। ठोस जैसे बर्फ, द्रव जैसे जल, गैस जैसे जलभाप। अवस्था बदलने के कारण पदार्थ के अंदर क्या होता है? अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या हमें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए? तापमान परिवर्तन का प्रभाव। क्रियाकलाप 1.12। एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा लें एवं चित्र 1.6 के अनुसार उसमें प्रयोगशाला में प्रयुक्त थर्मामीटर को इस प्रकार लटका दें कि थर्मामीटर का वॉल बर्फ को छू रहा हो। धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू कर दें। जब बर्फ पिघलने लगे तो तापमान को कर लें नोट। जब संपूर्ण बर्फ जल में परिवर्तित हो जाए तो दोबारा तापमात्रा को नोट करें। ठोस से द्रव अवस्था में होने वाली परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट करें। अब बीकर में एक कांच की छड़ लें और हिलाते हुए गर्म करें जब तक जल उबलने ना लगे। आप ये वाला डायग्राम देखिए कि थर्मामीटर यहाँ पे लगा हुआ है, ये कांच की छड़ है, ये बीकर है,
ये आपका जल डाला हुआ है, बर्नर है, ये लोहे का स्टैंड है। यहाँ पर आपका इस पे गर्म किया जा रहा है। थर्मामीटर की माप का बराबर नज़र रखें जब तक कि अधिकतर जल वाष्प ना बन जाए। जल की द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन के जो प्रेक्षण है उसको भी नोट कर लें, यानी कि जो लिक्विड से गैस में बना हुआ है प्रेक्षण है उसको भी नोट कर लें जो प्रोसेस है। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वो इसका गलनांक कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ, किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। क्या कहा, फिर से इसको देखेंगे कि किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। बर्फ का गलनांक कितना होता है? बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273.15 केल्विन। बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273.15 केल्विन। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? संगलन कहते हैं। द्रव ठोस से द्रव परिवर्तन को। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है? गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती तापमान नहीं बदलता। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। चूंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, जिसको क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा भी कहते हैं। यहाँ गुप्त ऊष्मा का अभिप्राय छुपी हुई से है। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रस्तुत ऊष्मा कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वयं स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव बनने लगता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। ये समझ लिया है। क्वथनांक समिष्ट गुण है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। जल के लिए तापमान 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस 273 प्लस 100 373 केल्विन। क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? उसे इसी तरह परिभाषित कीजिए जैसे हमने संगलन की प्रस्तुत ऊष्मा को परिभाषित किया है। 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। ये है ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। यानी कि कहने का मतलब है कि जब ठोस से द्रव में चेंज करते हैं तो उस पदार्थ को हीट करते हैं, और जब द्रव अवस्था से हमको गैस में चेंज करना होता है तो उसको हीट करते हैं। वापस गैस से जब हमको लिक्विड में चेंज करना होता है तो उसको ठंडा करते हैं, और लिक्विड को जब ठोस में चेंज करना होता है तो हम उसको और ठंडा करते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है।
गर्म होने पर ये ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं। क्रियाकलाप 1.13। थोड़ा सा कपूर या अमोनिया क्लोराइड लें और इसे चूर्ण करके चीनी की प्याली में डाल दें। एक कीप को उल्टा करके इस प्याली के ऊपर रख दें। इस कीप के एक सिरे पर रुई का एक टुकड़ा रख दें, जैसा चित्र 1.7 में। चित्र 1.7 ये रहा। ये आपका अमोनियम क्लोराइड इसमें डाला हुआ है, ये इस तरीके से आप देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका ये रुई का टुकड़ा हो गया है, ये कीप है उल्टा रखा हुआ, ये ठोस बना अमोनियम क्लोराइड। ये वाला पॉइंट आप देखेंगे, ये वाला पॉइंट ये यहाँ पर ये देखिए जो बन रहा है, ये वाला ये आपका जो जब आपने इसको गर्म किया तब यहाँ पर जो जब आपने इसको गर्म किया, ये चीनी मिट्टी और ये आपका बर्नर था। जब हम इसको गर्म कर रहे थे, चीनी मिट्टी की प्याली है, जब इसको हम गर्म कर रहे थे तो यहाँ पे आपका जब इसको हीट मिली यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन गया है, ये वाष्प होकर के यहाँ पे आपका ठोस अमोनियम क्लोराइड ये आपका बन गया है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या हो रहा है, अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या प्रोसेस होता था कि सॉलिड से आपका डायरेक्ट किस में चेंज हो जाता था, गैस में, या फिर ये उल्टा प्रोसेस भी हो जाता है, गैस से डायरेक्ट सॉलिड में। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और गैस से जब हम लोग ठोस से बनने की प्रक्रिया होती है तो उसको क्या बोलते हैं, देते हैं निक्षेपण। यानी कि सॉलिड से जब गैस में चेंज होता है, होता है तो उसको क्या बोल देते हैं, ऊर्ध्वपातन। और जब चेंज होता है, जब यही चीज़ गैस से सॉलिड में चेंज होती है बिना लिक्विड में चेंज हुए बिना, तो उसको क्या बोल देते हैं, निक्षेपण। ठीक। दाब परिवर्तन का प्रभाव। हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने एवं संपीड़न करने पर क्या होगा? क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? ये आपका सिलेंडर है, एक ये सिलेंडर है, एक ये सिलेंडर है। इसमें पहले में जब आपने थोड़ा सा फोर्स लगाया तो आप देखेंगे जो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे आप देखिए जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं ये थोड़े से दूर हैं। जब आपने इसमें और फोर्स लगाया, हाँ इस वाले में देखिए, जब आपने पिस्टन से और फोर्स लगाया तो और पास आ गए मॉलिक्यूल। इसमें जब आपने और ज़्यादा फोर्स लगाया, इस वाले में जब आपने और ज़्यादा फोर्स लगाया तो इसके ये मॉलिक्यूल देखिए यहाँ पे और ज़्यादा पास आ चुके हैं। यानी कि ये हमें क्या पता लगा, हमें ये पता लगा कि जैसे जैसे हम गैस पर प्रेशर बनाएंगे उसके जो कण हैं, पार्टिकल्स हैं, वो और पास आते जाएंगे। यानी कि दाब बढ़ने पर पदार्थ के कणों को समीप लाया जा सकता है। दाब बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है? इसे उच्च दाब पर यानी कि हाई प्रेशर पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेरिक हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। अभी हमने पहले पढ़ा था कि गैस से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, निक्षेपण बोलते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव, गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती हैं। ये आपका लिक्विड है, ये सॉलिड है और ये गैस है। जब द्रव से गैस में चेंज किया तो क्या हुआ, वाष्पीकरण का प्रोसेस किया आपने, ये वाला देखिए यहाँ पर। और जब गैस से लिक्विड में चेंज किया तो संघनन का प्रोसेस किया। यहाँ देखिए,
जब सॉलिड से गैस में चेंज किया, जब सॉलिड से गैस में चेंज किया तो ऊर्ध्वपातन किया, और जब सॉलिड गैस से ठोस में चेंज किया तो निक्षेपण किया हम लोगों ने। उसी तरीके से हम यहाँ देखेंगे कि जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज किया तो संगलन किया, और जब लिक्विड को, जब पानी को हमने बर्फ़ में बदला, यानी कि लिक्विड से गैस सॉलिड में चेंज किया, तो क्या हुआ, जमना हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तीनों अवस्थाओं का पदार्थ में अंतर रूपांतरण हो रहा है, यानी कि एक से दूसरे में फॉर्म चेंज हो रही है। वाष्पीकरण। पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? क्या अपने दैनिक जीवन से आप कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुँचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। गीले कपड़े सूख जाते हैं। इन उदाहरणों में जल का क्या हुआ? हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। एक क्रियाकलाप के माध्यम से इसे समझते हैं। क्रियाकलाप 1.14। एक परख नली में 5 मिलीलीटर जल लें और इसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दें। खुली रखी चीनी मिट्टी की प्याली में 5 मिलीलीटर जल रखकर उसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दें। खुली चीनी मिट्टी की प्याली में 5 मिलीलीटर जल रखकर उसे अपनी कक्षा की किसी अलमारी के अंदर रख दें। अब क्या करें, कमरे का तापमान नोट कर लें। इन सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण में लगे टाइम या दिन को भी नोट कर लें। बारिश के दिन भी इन क्रियाकलापों करके अपने परीक्षण लिखें। वाष्पीकरण के निम्नलिखित तथ्यों के बारे में आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? तापमान का प्रभाव, सतह का क्षेत्र और वायु की चाल। आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। सतह क्षेत्र बढ़ने पर। अब हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उनको फैला देते हैं। दूसरा है तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। इसका अगला है आर्द्रता में कमी, यानी कि ह्यूमिडिटी में कमी। वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। वायु की गति में वृद्धि। हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जल वाष्पीकरण वायु के साथ उड़ जाते हैं जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। जब आप एसीटोन को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है? यानी कि ये जो एसीटोन क्या होता है, नाखून की पॉलिश हटाने वाला एक द्रव होता है। इसके कारण आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा क्या कर लेते हैं?
प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर क्या होती है, शीतलता महसूस होती है। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के और उदाहरण दे सकते हैं? गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं, वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाती है। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे क्या होता है, शरीर हमारा शीतल हो जाता है। चूंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत होता है। इसीलिए गर्मियों में कहा जाता है कि सूती कपड़े पहनने चाहिए। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगेंगी। वायु में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती हैं और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आता है। थोड़ी सी जानकारी ये देखेंगे, आपकी बुक में दे रखा था। अब वैज्ञानिक पदार्थ की 5 अवस्थाओं की चर्चा कर रहे हैं। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। प्लाज्मा इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस आयनीकृत यानी अवशोषित हो जाती है। आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है। गैस के स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट सन 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी। उन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट यानी कि BEC कहा गया। सन 2001 में अमेरिका के एरिक ए कर्नेल, वुल्फगैंग कैट्रले और कार्ल ई वैमन को बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सामान्य वायु के घनत्व के 1 लाखवें भाग में जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से BEC तैयार होता है। इसी के साथ चैप्टर आपका खत्म होता है। लास्ट में है, आपने क्या सीखा? द्रव सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। हमारे आसपास द्रव्य 3 अवस्थाओं में विद्यमान होता है: ठोस, द्रव और गैस। ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक, गैस के कणों में सबसे कम, और गैस के कणों में सबसे कम होता है। सबसे अधिक हमको किसमें मिलता है? ठोस में। और मीडियम में जिसमें मिलता है वो द्रवों में मिलता है, यानी कि द्रव के कण इनमें दोनों के मध्यवर्ती होते हैं। ठोस के कणों में ठोसों को निहित करने वाले कणों के बीच का रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम, गैसों के लिए अधिकतम होती है, किंतु द्रवों के लिए मध्यवर्ती होती है। ठोसों के लिए उनके कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है। द्रवों में कणों की परतें एक दूसरे से फिसल व स्खलित हो सकती हैं। गैसों में कोई क्रम नहीं होता और इनके कण अनियमित रूप से विचरण करते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं अंततः परिवर्तित होती हैं। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन से किया जा सकता है।
यानी कि जो पदार्थ की अवस्था में जो चेंज है वो, और टेम्परेचर और प्रेशर, इन दोनों की हेल्प से आप कर सकते हैं। ऊर्ध्वाधर प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित होने बिना ही डायरेक्ट गैस में चेंज हो सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट सॉलिड से गैस में। निक्षेपण में क्या होता था, निक्षेपण गैस से सीधा ठोस अवस्था में चेंज कर सकते हैं बिना लिक्विड में आए बिना। क्वथनांक की समिष्ट परिघटना, जिसमें सम्मिष्ट के कण द्रव अवस्था से वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। इसमें निक्षेपण का जो आपको एग्जाम्पल है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चेंज किया जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड निक्षेपण का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। वाष्पीकरण एक सतह की परिघटना है। सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उनके बीच के परस्पर आकर्षण बलों को पार कर लेते हैं और द्रव को वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। वाष्पीकरण की गति निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। सतही क्षेत्रफल, जिनका वायुमंडल के प्रति परित्याग होता है, तापमान, आर्द्रता और वायु की गति। वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव की क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने हेतु प्रयोग होती है। याद रखिएगा, 1 किलोग्राम द्रव को एटमॉस्फेरिक प्रेशर और द्रव की क्वथनांक गैसीय अवस्था में चेंज करने के लिए प्रयोग होती है। संगलन की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संगलन बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग होती है। लास्ट में यहाँ पर कुछ राशियाँ दे रखी हैं, जैसे टेम्परेचर की होती है केल्विन, लंबाई की होती है मीटर, इसको एम से डिनोट करते हैं। सनहत्ती की होती है, यानी कि मास जिसको बोलते हैं, इसकी होती है किलोग्राम। और भार की होती है न्यूटन, इसकी प्रतीक होता है एन। उसके बाद आयतन की होती है घन मीटर, इसका प्रतीक होता है एम क्यूब। उसके बाद घनत्व की होती है किलोग्राम प्रति घन मीटर और किलोग्राम मीटर पर क्यूब। प्रेशर की होती है पास्कल, इसको डिनोट करते हैं पीए से। इसी के साथ चैप्टर आपका समाप्त होता है। अगला चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 2।